हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी डिमांडेड होने वाला है क्योंकि आप सभी को गणित सूत्र की हमेशा से ज़रूरत रहती है। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ 10वीं क्लास के मैथ के हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वन शॉट फार्मूले, अर्थात एक ही वीडियो में बुक के सारे फार्मूले जो आपकी तैयारी को यानी कि बोर्ड की तैयारी को और आसान बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने फार्मूलों की ओर। दोस्तों, मेरा पहला फॉर्मूला संख्या पद्धति से है, जिसमें है पहला प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। दोस्तों, याद रहे, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी कहते हैं और डब्लू से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या जो होता है, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह एक पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 इत्यादि। और तीसरा है पूर्णांक संख्या। दोस्तों, जो पूर्णांक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -4 -3 -2 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि अन्य सभी संख्याएं। उसी तरह है चौथा परिमेय संख्या। दोस्तों, परिमेय संख्या यानी कि रेशियोनल नंबर जो होती हैं, वैसी संख्याएं जिसे दो पूर्णांक संख्याओं से बने भिन्न p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में, जिसमें q अनुपात p हो तथा q एक पूर्णांक हो और जहां q बराबर 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पाँचवा है वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होती है, वो परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या सभी को वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। इस तरह से छठवां है सम संख्या, इवन नंबर। दोस्तों, सम संख्या जो होती है, वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। और सातवां है विषम संख्या। दोस्तों, विषम संख्या जो होता है, वो जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। और यह है अभाज्य संख्या। दोस्तों, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो होता है, वो केवल स्वयं से या एक से विभाजित होता है, अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नौवां है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। दोस्तों, जो भाज्य संख्या होता है, वो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगला है दसवां भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य होता है और b को भाजक कहते हैं और q भागफल होता है और r शेषफल होता है। दोस्तों, अगला है मेरा बहुपद के गुणनखंड से रिलेटेड फॉर्मूले, जिसमें है पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और दोस्तों, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दोस्तों, पाँचवा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, मेरा इसी तरह से छठवां फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोस्तों, इसी तरह से सातवां है ए माइनस बी का होल क्यू, यदि लिखा जाए तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आठवां फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है।
और 9वां है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 10वां है ए बी बराबर, यदि कहीं ए इंटू बी के रूप में दे दिया जाए तो उसे खंड करने के लिए ए प्लस बी बटा टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला है मेरा द्विघात बहुपद से रिलेटेड फॉर्मूले। दोस्तों जो द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद का समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखते हैं, जहां ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल कहते हैं एवं अल्फ़ा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है। दोस्तों इसके ऊपर यदि द्विघात समीकरण को बैठाएं तब नया समीकरण मुझे प्राप्त होगा के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दोस्तों अगला मेरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जो होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में रहता है और यहाँ पर भी ए बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बटा ए होता है। वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी बटा एल होता है। दोस्तों अगला है मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, वो एक रैखिक ग्राफ बनाने काम में आते हैं, जिसमें है रैखिक ग्राफ समीकरण जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है। दोस्तों अगर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो इक्वेशन 1 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो इक्वेशन 2 हो, तब यदि ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू के, तब उस रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेदी करेंगी और कि उनका केवल एक हल होगा। दोस्तों उसी तरह से दूसरा, यदि ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू के, तब रेखाएं समांतर होंगी और उसका कोई हल नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह से तीसरा है, यदि ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू हो, तब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी और उनका अनेक हल होगा। दोस्तों अगला है मेरा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। द्विघात समीकरण जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में रहता है। यहाँ पर भी ए बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस समीकरण के गुणनखंड करने से पहले इसमें डी का मान निकाला जाता है, जहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है और यदि डी निगेटिव हो तो उसके अवास्तविक मूल होंगे, यानी कि उस समीकरण का कोई गुणनखंड नहीं होगा, उस समीकरण के कोई मूल नहीं निकलेंगे। दोस्तों दूसरा है डी बराबर जीरो हो तो उसके वास्तविक और बराबर मूल निकलेंगे और तीसरा है कि डी बराबर यदि पॉजिटिव हो तो उसके वास्तविक मूल होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। दोस्तों मूल निकालने का एक द्विघाती सूत्र भी होता है, जिसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा टू ए होता है। अब चलेंगे अपने अगले फॉर्मूले जो कि समांतर श्रेणी से आता है। दोस्तों समांतर श्रेणी जो होता है वो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन संख्या तक होता है, जिसमें कि दो पदों का अंतर समान होता है, जिसे सार्वंतर कहते हैं। दोस्तों समांतर श्रेणी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए वन ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के क्रम में भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ भी यही हुआ कि दो पदों का अंतर समान होगा। हर दो पदों के बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है, जिसमें ए बराबर प्रथम पद, डी को सार्वंतर कहते हैं, जहाँ ए एन बराबर nth पद होता है यानी कि अंतिम पद, और जहाँ एन पदों की संख्या होती है। दोस्तों यदि हमें सार्वंतर निकालना हो तो ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू या ए फोर माइनस ए थ्री, तीनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं।
दोस्तों तीसरा है n पदों का योग यानी कि Sn। Sn बराबर होता है n बटा टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या n बटा टू इंटू के प्रथम पद प्लस के अंतिम पद करके भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला है मेरा फॉर्मूला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है n इंटू एन प्लस वन बटा टू होता है। और इसी तरह से अगला है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा छः होता है। दोस्तों इसी तरह से तीसरा है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। जो घनों का योगफल जो होता है n इंटू एन प्लस वन बटा टू का होल स्क्वायर होता है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। दोस्तों अब आ चुके हैं हमारे निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूले। इसमें एक छूट रहा है एक चैप्टर जो कि प्रमेय से रिलेटेड है। दोस्तों जो भी प्रमेय का वीडियो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे प्रमेय 9वीं क्लास एवं 10वीं क्लास के सभी प्रमेय को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपको दूंगा। और इसलिए मेरा छठवां चैप्टर छूट गया और ये हैं 7वें चैप्टर के फॉर्मूले जो निर्देशांक ज्यामिति से आते हैं। इसमें है पहला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दोस्तों यदि दो बिंदु x और y के क्रम में दिए हो और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जा रहा हो, तो दोस्तों उसे उसके लिए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। दूसरा है, यदि दो बिंदुओं को दो अलग अलग भागों यानी कि अनुपात में बांटा गया हो, तब उनके बीच की उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों जब दो बिंदुओं को अलग अलग अनुपातों में बांटा गया हो और मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं, तब उसमें x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 करके निकाल लेंगे, जहां m1 और m2 दोनों भागों के अनुपात होंगे। और y बराबर m1 प्लस y2 प्लस m2 इंटू वाई वन बटा m1 प्लस m2 करके निकाल लेंगे y का मान। इसी तरह से अगला है मेरा तीसरा, यदि दो बिंदुओं को दो बराबर भागों में बांटा गया हो, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि पूछा जाए, तब उसके लिए फॉर्मूले। दोस्तों जो x बराबर होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा टू, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा टू करके निकाल सकते हैं। और अब आ गया मेरा अगला वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूले। दोस्तों वृत्त का कुछ भाग प्रमेय में रहता है, जो कि प्रमेय के लिए जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। इसमें सिर्फ क्षेत्रमिति के जो फॉर्मूले आते हैं वो हम वृत्त में पढ़ेंगे। दोस्तों वृत्त का व्यास जो होता है वो डी होता है, जिसे 2r करके त्रिज्या के दुगना होता है उसे निकाल सकते हैं। और दूसरा है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है। इसी तरह से तीसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगला है वृत्त के चाप की लंबाई। दोस्तों ये जो वृत्त दिया है इसमें अब भाग वन और भाग टू में बांटा गया है, जिसमें भाग वन बड़ा खंड है और भाग टू वृत्त के एक छोटे खंड का काट है। और दोस्तों यदि चाप की लंबाई पूछा जाए तो ठीटे बटे 360 2πr होगा, यानी कि चाप की लंबाई जो l है। दोस्तों भाग टू का जो परिमाप होगा वो यदि पूछा जाए तो भाग टू का जो यानी कि छोटे खंड का परिमाप जो होगा वो l लंबाई के बराबर होगा। इसी तरह से तीसरा जो है भाग टू का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए यानी कि छोटे खंड का क्षेत्रफल, तब होगा ठीटा बटा 360 इंटू πr स्क्वायर, या l इंटू आर बटा टू। इसी तरह से चौथा है भाग वन यानी कि बड़े खंड का यदि परिमाप पूछा जाए, तब वृत्त के परिमाप में से छोटे चाप खंड की लंबाई को घटा देने से भाग वन का परिमाप आ जाएगा। इसी तरह से पांचवा है भाग वन का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए, तब 360 माइनस ठीटा बटा 360 इंटू πr स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला है मेरा वलय का क्षेत्रफल। दोस्तों वृत्त के वलय का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर करके निकाला जाता है। अब अगला है मेरा, जो ये आकृति दी गई है उसमें छोटी वृत्त में जो रंगा हुआ भाग है
उस वृत्त के काट का क्षेत्रफल यानी कि रंगे हुए भाग का जो क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तब होगा आर स्क्वायर इंटू के आर थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 करके निकाल लिया जाएगा। और यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो तब आर स्क्वायर इंटू के आर थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 करके निकाला जा सकता है। दोस्तों इसी तरह से आठवां है वृत्त काट के बड़े भाग का क्षेत्रफल यानी कि जो छोटी वृत्त है उसमें रंगे हुए भाग को छोड़कर अन्य सभी भाग का यदि क्षेत्रफल निकाला जाए तब उसका क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि छोटी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तीय काट के यानी कि रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल को घटा देने से निकल जाएगा बड़े भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों इस तरह से अगला है मेरा अर्धवृत्त का परिमाप यदि पूछा जाए तब उसका अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस डी यानी कि व्यास। दोस्तों इस तरह से अगला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब मेरा आता है अगला त्रिकोणमितीय जिसमें पहला है वृत्तीय कोण। वृत्तीय कोण जो होता है चाप बटा त्रिज्या करके निकाला जाता है। जिसे ए बी यानी कि ए बी चाप की लंबाई और आर त्रिज्या करके निकाला जा सकता है जहाँ एल बराबर आर थीटा और थीटा रेडियन में होना चाहिए। दोस्तों ये इसमें 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई बटा 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री और पाई बटा 6 है। दोस्तों यहाँ मिस्टेक कर दिया गया है, पाई बटा 6 बराबर 30 डिग्री और पाई बटा 3 बराबर 60 डिग्री, पाई बटा 4 बराबर 45 डिग्री, 2 पाई बाई 3 बराबर 120 डिग्री और 5 पाई बाई 6 बराबर 150 डिग्री एवं 3 पाई बाई 4 बराबर 135 डिग्री होता है। दोस्तों इसी तरह से अब यहाँ आकृति दी गई है जो एक समकोण त्रिभुज की आकृति है और यहाँ पे कोण थीटा दिया गया है। दोस्तों दिए गए कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसे लंब कहते हैं और दिए गए कोण के जो सटे हुए भुजा होते हैं उसे आधार कहते हैं और ये जो त्रियक भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय दिया गया है जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी कि साइन का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी कि कॉस थीटा का उल्टा होता है और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब ये भी टैन थीटा के उल्टे ही होते हैं। दोस्तों अगला है यहाँ पर मैंने एक सारणी दी हुई है जिसमें फंक्शन दिया गया है साइन कॉस एवं टेन का और अन्य सभी कोणों का मान दिया गया है। दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 53 डिग्री का मान 4/5 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह से अन्य सभी का मान भी दिया गया है। दोस्तों जो मान हम साइन थीटा के लिए निकालेंगे ठीक उसके उल्टा मान कोसेक थीटा के लिए निकलेगा। इसलिए मैंने बड़ी सारणी को नहीं रखा है और इसके आधार पे ही हम कोसेक सेक एवं कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। और इसके नीचे दिया गया है कुछ फॉर्मूले जिसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। दूसरी ओर साइन इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा, कॉस इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा, टेन इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होगा। दोस्तों इस तरह से अगला है मेरा पहला साइन थीटा बराबर एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण होगा। दोस्तों जहाँ की कर्ण हमेशा लंब से बड़ा या बराबर होगा और साइन थीटा का मान जो होता है वो -1 के बराबर या उससे बड़ा और 1 से छोटा या उससे बराबर होता है। और दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है। दोस्तों जहाँ कर्ण हमेशा आधार के बराबर या उससे बड़ा ही होगा और कॉस थीटा का मान जो होता है -1 के बराबर या उससे बड़ा से लेकर दोस्तों 1 से छोटा या उसके बराबर होगा।
और इसी तरह से tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के tan जो होता है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा एवं अनंत से छोटा होगा। दोस्तों, अगला है मेरा ये चिन्ह परिपाटी फार्मूला। त्रिकोणमिति के चिन्ह परिपाटी फार्मूलों की ज़रूरत तब पड़ती है जब यदि हमसे पूछ दिया जाए कि साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा या कॉस 120 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों, तब ऐसी स्थिति में हमें चिन्ह परिपाटी फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, चिन्ह परिपाटी फार्मूले में 0 से 90 डिग्री तक के मान में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव आते हैं, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव लिखा जाता है। उसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट में यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय फलनों में सिर्फ साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव आते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निगेटिव आता है। इसी तरह से तीसरे कोऑर्डिनेट यानी कि 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक के मान में यदि टैन एवं कॉट के फॉर्म दोस्तों, इस तरह से तीसरे कोऑर्डिनेट में जाने पर यानी कि 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक यदि हम त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालते हैं तो उसमें सिर्फ टैन एवं कॉट का मान ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान निगेटिव आएंगे। दोस्तों, यदि हमें कॉस 210 डिग्री का मान निकालना हो तो वो एक ऋणात्मक संख्या में आएगा। इसी तरह से चौथे कोऑर्डिनेट में यानी कि 270 से 360 डिग्री तक के मानों में सभी त्रिकोणमितीय फलन यदि निकाले जाएं तो उसमें सिर्फ कॉस एवं सेक के मान ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान निगेटिव आएंगे। दोस्तों, इसमें दिया गया है पहला साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर 90 का गुणांक 1 है, जो कि एक एक विषम संख्या है, इसलिए नब साइन बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉसेक बदलेगा सेक में। इसी तरह से यदि 90 का गुणांक सम हो तब त्रिकोणमितीय फलन के मान निकालने में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात साइन 90 इंटू 2 यानी कि 180 प्लस थीटा का मान साइन थीटा ही होता है, कॉस 180 प्लस थीटा का मान कॉस थीटा ही होता है और टेन 180 प्लस थीटा का मान टेन थीटा ही होता है। दोस्तों, इस तरह से अब चलते हैं आगे। यहाँ पे है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, और दूसरा है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। दोस्तों, इन सभी फार्मूलों की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब यदि हमें दे दें कि कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा, तब हमें कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री करके निकालना पड़ेगा, और जब इस तरह से बैठाएंगे तब इस फार्मूले का प्रयोग होगा। इसलिए कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा, और उसी तरह से कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होगा। दोस्तों, इस तरह से पांचवा है मेरा टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, और टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। दोस्तों, अगला है मेरा कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। उस तरह से कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। दोस्तों, इसी तरह से साइन ए बटा 2 का मान यदि निकालेंगे तब 1 माइनस कॉस ए बटा 2 होगा। उसी तरह से चौथा है मेरा कॉस ए बटा 2 का यदि मान निकालें तब अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटा 2 होगा, और टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। दोस्तों, अब अगला है मेरा सभी फार्मूला क्षेत्रमिति से रिलेटेड हैं, जिसमें पहला हम त्रिभुज के फार्मूले पढ़ेंगे। दोस्तों, त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसे a प्लस बी प्लस सी करके यानी तीनों भुजाओं के योग करके निकाला जाता है। उस तरह से त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है जिसे s से लिखते हैं उसे a प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके निकाल देते हैं।
दोस्तों तीसरा है कि अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, उसका सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है और ए बी सी क्रमशः त्रिभुज के तीनों भुजाएं होती हैं। इस तरह से चौथा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके निकाला जाता है। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में बीच से एक लंब दिया जाता है और फिर 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई करके निकाला जाता है। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तब अंडर रूट 3/a का स्क्वायर होता है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तब अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगला है मेरा आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और आयत का विकर्ण यदि पूछा जाए तब अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। और चौथा वर्ग का परिमाप यदि पूछा जाए तब 4 इंटू भुजा होता है और वर्ग का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो भुजा गुणे भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 इंटू भुजा होता है। दोस्तों इस तरह से अगला है मेरा समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे ऊंचाई या पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटा 2 होता है। और समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तब 1/2 गुणे आधार गुणे संगत भुजाओं का योग होता है। दोस्तों इस तरह से अगला है मेरा घन का परिमाप बराबर 6 गुणे भुजा होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 इंटू एल स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और घन का विकर्ण जो होता है अंडर रूट 3 एल होता है और घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यू होता है। दोस्तों अगला है मेरा घनाभ के फॉर्मूले। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। इस तरह से घनाभ का विकर्ण यदि पूछा जाए तब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके निकाल देते हैं। और इस तरह से घनाभ का आयतन यदि पूछा जाए तब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी एल इंटू बी इंटू एच होता है। दोस्तों अगला है मेरा, अब ये जो फॉर्मूले हैं वो संदूक से रिलेटेड है यानी बक्से से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं या हमारे किताब में दिए गए हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को भी ऐड किया है। जो संदूक के यदि भीतरी लंबाई पूछी जाए तब बाहरी लंबाई -2 गुणे मोटाई होती है और संदूक के यदि भीतरी चौड़ाई पूछी जाए तब बाहरी चौड़ाई -2 इंटू मोटाई होती है और भीतरी ऊंचाई यदि पूछी जाए तब बाहरी ऊंचाई -2 गुणे मोटाई होती है। दोस्तों यदि भीतरी चौड़ाई पूछी जाए जो संदूक यदि बिना ढक्कन का हो तब बाहरी ऊंचाई माइनस मोटाई होगा। दोस्तों इस तरह से अब आ गया मेरा फॉर्मूला बेलन का। बेलन के दोनों सतहों का क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πrh होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच होता है और बेलन का आयतन जो होता है जिसे v से डिनोट करते हैं πr² होता है। दोस्तों इस तरह से है मेरा अगला फॉर्मूला। अब शंकु का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है और शंकु की ऊंचाई जो होता है वो एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है और शंकु की जो त्रिज्या होती है आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होती है। दोस्तों चौथा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो πr/l होता है। दोस्तों इस तरह से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो πr इंटू एल प्लस आर होता है और शंकु का आयतन जो होता है
1/3 पाई r² h होता है। और अगला है मेरा गोले के संबंधित फॉर्मूले। दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई r² होता है। गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। गोले का छिलके का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई इंटू बड़े त्रिज्य का घन माइनस छोटे त्रिज्य का घन होता है। दोस्तों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई r² होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई r² होता है। और अर्धगोला का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई r³ होता है। दोस्तों अगला अब मेरे फॉर्मूले आ गए माध्य, माध्यक और बहुलक के। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से यदि माध्य पूछा जाए तब माध्य बराबर होता है सिग्मा Fi इंटू XI बटा सिग्मा Fi। दोस्तों अगर कल्पित विधि से माध्य पूछा जाए तब माध्य x बराबर होता है a प्लस सिग्मा Fi इंटू DI बटा सिग्मा Fi, जहाँ Fi बारंबारता होती है, XI प्रेक्षणों की संख्या इसे वर्ग चिन्ह कहते हैं, और दूसरे में a बराबर कल्पित माध्य है और Fi बराबर बारंबारता, डी बराबर वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित माध्य होता है। दोस्तों अगला है मेरा पग विचलन विधि से यदि माध्य पूछा जाए तब माध्य x बराबर a प्लस इंटू के सिग्मा Fi इंटू UI बटा सिग्मा Fi इंटू के h होता है। दोस्तों जहां a कल्पित माध्य होता है, Fi बारंबारता एवं h वर्ग की माप है। दोस्तों UI बराबर XI माइनस a बटा h करके निकाला जाता है। दोस्तों यदि इन तीनों विधियों से माध्य प्राप्त किए जाएं तब भी एक ही माध्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब अगला है मेरा माध्यिका बराबर n+1/2वां पद होता है जब आंकड़े विषम संख्या में हो। उसी तरह से जब आंकड़े सम संख्या में हो तब माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का माध्य, यानी कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 होता है। दोस्तों इसी तरह से अगला है मेरा वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक। दोस्तों वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक जो होता है उसका सूत्र L प्लस इंटू के n/2 माइनस CF बटा F इंटू के H होता है, जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षणों की संख्या, CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, H वर्ग का माप, यह मानते हुए कि वर्ग बराबर हैं। दोस्तों अगला है मेरा फॉर्मूला बहुलक का। दोस्तों बहुलक बराबर होता है L प्लस इंटू के Fi माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इंटू के H। दोस्तों जहां L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर वर्ग अंतराल की माप, Fi बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग। दोस्तों कुछ एक फॉर्मूले होते हैं जो बहुलक, माध्य एवं माध्यक में संबंध स्थापित करते हैं, जो कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य होता है। अगला है मेरा प्रायिकता। दोस्तों प्रायिकता जो होती है PE बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या होती है। दोस्तों PE प्लस PE0 बराबर 0 होता है। दोस्तों घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होना चाहिए। दोस्तों सभी संभव परिणाम प्लस सभी असंभव परिणाम बराबर 1 होता है। इस तरह से प्रायिकता सीमा होती है वो PE 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। दोस्तों इस तरह से अभी मेरे सारे फॉर्मूले ख़त्म हुए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा और इसके लिए एक लाइक आप ज़रूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।